हेलो, कौन कर रहा है स्टार्ट? अच्छा, किसने स्टार्ट किया है एक बार बता दे। ऋषभ। ऋषभ, ठीक है। इसको सेव कर देना ऋषभ मित्तल। इसको सेव मतलब बाद यस में सर। क्लोज भी कर देना, जब सेव कर लो ना, सेव बाद में क्लोज करके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना बाद में जब क्लास करने से। और सॉरी भाई, ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका लैपटॉप में कि उसकी वजह से इतना टाइम लग गया। टूल्स यूज्ड इन विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है। तो ये हमने देखे थे कौन कौन से टूल हम यूज़ कर सकते हैं विजुअल इंस्पेक्शन में। तो मैंने आपको बताया था कि मिरर का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, बोरोस्कोप, इंडोस्कोप, फ्लेक्सिबल फाइबर, और एक है क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम और कंप्यूटर इनहेंस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या क्या है वो एक एक करके बारी बारी में अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगा। ये तो मैंने आपको बता दिया था। एप्लीकेशन ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन भी बताया था कि क्रैक वगैरह कहीं हो, कोई कंपोनेंट है उसमें मिस अलाइनमेंट है, ये हमने करा दिया था मैंने। कोई कंपोनेंट है उसमें मिस अलाइनमेंट है, जैसे मैंने बताया था एक्सेल है और उसके साथ उसके ऊपर व्हील, ये व्हील है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये व्हील दिख रहा है और आपका ये एक्सेल है, इसके ऊपर ये माउंटेड है। तो इसके बीच में जो क्लियरेंस है, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, इसकी जो अलाइनमेंट होगी ये व्हील की, इनके बीच में क्लियरेंस कितनी है, अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं है, मिस अलाइनमेंट तो नहीं है। वो मिस अलाइनमेंट अगर है तो उसको हम विजुअल इंस्पेक्शन से पता लगा सकते हैं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, आफ्टर मैन्युफैक्चर या सर्विस में यूज हो रहा हो तो भी। करोजन, कोई सरफेस पे करोजन है, इरोजन है, क्रैक है, या कोई डिफॉर्मिटीज आई हुई है मशीन कंपोनेंट पे। डिफॉर्मिटीज कैसे, मतलब जैसे ये पीस था आपका और इस पीस पे यहाँ पे कहीं फोर्स लग के ये बेंड हो गया इस तरह से, ये डिफेक्ट है। तो ये आप विजुअल इंस्पेक्शन से पता लगा सकते हो। कोई प्लांट है उसमें लीकेज हो रहा बॉयलर में या कहीं पे भी, तो वो भी आप इससे विजुअल इंस्पेक्शन से पता कर सकते हो। कोई डिफेक्ट है वेल्डिंग में, वो भी आप इससे पता कर सकते हो। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं, ये मैंने बता दी थी आपको वैसे। फिर हम यहाँ थे, लिमिटेशन भी मैंने आपको बताया था, ये मेरे को याद है ना। जी सर। लार्ज डिस्क, ये मैंने बता दिया था, तो मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि पहले ही जा चुका है टाइम बहुत। यहाँ थे हम। अब ये सोर्सिंग मीडियम है, ठीक है। चिंता मत करो, वो एंडोस्कोप वगैरह मिरर जो है वो भी आएगा इसके बाद ही। लाइटिंग या लाइटिंग सोर्स, विजुअल इंस्पेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया अगर तुम विजुअल करना है, देखोगे तभी जब लाइट होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपकी आइज़ को, ये आपकी आइज़ है, इस आइज़ को तभी दिखेगा जब यहाँ इसके ऊपर कोई लाइट पड़ेगी विजुअल और वो आपके आइज़ पे जाएगी। तो विजिबल लाइट हमारी होनी चाहिए। तो वो लाइट अगर नहीं होगा तो विजुअल इंस्पेक्शन आप नहीं कर सकते। एक अंधेरे रूम में नहीं कर पाओगे ना, डार्क रूम में जहाँ लाइट ही नहीं है। तो उसके लिए ये बता रहा है कि विजुअल इंस्पेक्शन होना आपका, करने के लिए लाइट की ज़रूरत है। अब लाइट कौन कौन से हैं, कैसे कैसे आपको मिल सकती है, तो पहले तो ये बोलता है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो होगी ये डिसाइड करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ टेस्ट। आपका टेस्ट कैसा है उसके हिसाब से आपकी लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अब पहले तो एक बता देता हूँ कि सूटेबल लाइटिंग जो है वो 800 से लेके 1000 लक्स की इंटेंसिटी आपको लाइट की चाहिए अगर एक नॉर्मली विजुअल इंस्पेक्शन करनी है तो। लाइट सोर्स जो होंगे वो हमारे कैसे कैसे होते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं, अभी दिखाऊंगा डायग्राम में, फ्लोरोसेंट लैम्प में, और हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प में, ठीक है। और एक इसके साथ होता है फ्लैश लैम्प, ठीक है। अब ये मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, आपने सब देखे होंगे ये देखिए। पहला इनकैंडेसेंट लैम्प घर में देखा होगा, ये पहले वाला, जिसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होती है। फिलामेंट किसकी होती है, टंगस्टन की। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 2500 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सब वॉइस लैग हो रही है आपकी। महंगाई आ रही है सर आपकी।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, ऑडिबल। ये डिस्कनेक्ट हो गया था भाई, पता नहीं यार, आज कमाल ही हो रहा है। तो ये आपका जो लाइट है विजिबल लाइट पे कन्वर्ट हो जाती है जब ये इस पे स्ट्राइक करती है ग्लास पे। ऐसे ही ये फ्लोरोसेंट लैम्प में, ठीक है, फ्लोरोसेंट लैम्प में भी आप गैस भर के रखते हो और इसके ऊपर जो वाइट कवरिंग करके रखते हो, तो ये क्या करता है, उससे जो लाइट है उसको विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसमें फिलामेंट नहीं होता, इसमें हम टंगस्टन फिलामेंट यूज़ नहीं करते, इसमें सिर्फ गैस का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक डिस्चार्ज लैम्प, ठीक है, डिस्चार्ज लैम्प में भी आप टंगस्टन इस्तेमाल करते हो या इलेक्ट्रोड रखते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। और जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो तो वो ग्लो करता है, और वो ग्लो करने की वजह से आपकी विजिबल लाइट स्प्रेड आउट करता है। ऐसे ही ये फ्लैश लैम्प है। फ्लैश लैम्प में आप क्या करते हो, गैस को फिल करके रखते हो, इनर्ट गैस कोई भी एक फिल करके रखोगे। देखा होगा आपने ट्यूबलाइट वगैरह जो देखी हैं, वो क्या करती हैं, जैसे ही आप तोड़ते हो उनको तो उसमें से गैस निकलती है। ये हालांकि आपने पढ़ा हुआ है सारा, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये इसके बारे में कंटेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे फ्लोरोसेंट लैम्प का बताया, आर्गन या क्रिप्टॉन गैस जैसे है, उसका आप भर के रखते हो फ्लोरोसेंट लैम्प में, ठीक है। ग्लास ट्यूब्स आर कोटेड विद फॉस्फोरस। ये जो ऊपर वाइट कलर का कोटिंग किया होता है, ये ग्लास ट्यूब को फॉस्फोरस से करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो लाइट आपकी, जब ये आर्गन गैस उसमें फिल करी हुई है ग्लास ट्यूब के अंदर, ये जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर ग्लास ट्यूब के अंदर आपने आर्गन गैस फिल करी हुई है और ऊपर वाइट कवर ये कोटिंग होती है, जो वाइट कलर की कोटिंग, ये फॉस्फोरस होता है। अब ये फॉस्फोरस क्या करता है, जो ये गैस आपकी जब इग्नाइट होगी, मतलब जब ये लाइट रेस फेंकेगा अल्ट्रावायलेट, तो उसको कन्वर्ट करता है विजिबल लाइट में, जब वो फॉस्फोरस पे स्ट्राइक करेगा तो, ठीक है। इसलिए वाइट कलर की लाइट आपको स्प्रेड आउट होते हुए मिलती है। जो पहले वाला है उसमें से येलो कलर की लाइट दिखती है, इसमें क्या होता है, थोड़ी वाइट कलर की लाइट दिखती है, ठीक है। वही कंटेंट आपका डिस्चार्ज लैम्प के लिए भी बता दिया ये, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे गैस डिस्चार्ज लैम्प यूज करते, दे आर रेयरली यूज्ड एज दे इमिट ओनली सेलेक्टिव वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और मरकरी और सोडियम वेपर लैम्प आप यूज करते हो जनरली, ठीक है। ये डिस्चार्ज लैम्प की बात कर रहे हैं, कौन से वाला, ये वाला, ये वाला जो, ठीक है, और सेलेक्टिव वेवलेंथ की रहती है। वैसे तो आपको 3 ही करने हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या क्या चीज़ पे हमारा फैक्टर डिपेंड करेगा। मटेरियल फैक्टर दैट अफेक्ट विजुअल टेस्टिंग। तो मटेरियल फैक्टर दैट अफेक्ट विजुअल टेस्टिंग का मतलब क्या है, कौन कौन से मटेरियल के फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं विजुअल टेस्टिंग को। मान लो आपका सरफेस कंडीशन है, पहले अगर आपका सरफेस साफ है, क्लीन नहीं है, यहाँ पे डर्ट है, इसके ऊपर डर्ट रखा हुआ, डर्ट लगा हुआ है, तो आप इसे देखोगे तो आपको साफ दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो आप डिफेक्ट पता नहीं लगा पाओगे। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, सरफेस की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर सरफेस आपका ख़राब है, मान लो रफ़ है, ये सरफेस की फिनिश अच्छी है, जितनी फिनिशिंग अच्छी होगी, जितनी फिनिशिंग अच्छी होगी उतना इजीली आप देख सकते हो। और जितनी रफ़ होगी, ये ऐसे 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 करके रफ़ होगा, तो आपको उतना मुश्किल से डिफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तो क्लीनलीनेस होना बहुत ज़रूरी है इसमें। कलर, अगर ये कलर का कॉन्ट्रास्ट नहीं आ रहा है तो आपको बताना मुश्किल पड़ जाएगा कि डिफेक्ट है कि नहीं है। तो कलर का कॉन्ट्रास्ट या टेक्सचर, जो भी आपका टेक्सचर दिख रहा है वो भी आपका देखना बहुत जरूरी है। ये तीनों चीज़ें सरफेस से रिलेटेड है। फिर एक दूसरा फैक्टर क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन कौन से आएंगे, जैसे विजुअल टेस्टिंग में आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है। अब एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो आप काम कर रहे हो, तो नॉर्मली आपका ज़्यादा हाइट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वगैरह अगर बहुत ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपके लिए काम करना इतना अच्छा नहीं होता। जैसे मान लो मैं बहुत हिमालय पे ले जाऊँ आपको और वहाँ काम कराऊँ, तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, कम रहेगा। तो होता क्या है कि आपसे काम करने में आप उतने अच्छे से काम नहीं कर पाओगे कंसंट्रेशन के साथ। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसा है वो भी इफ़ेक्ट करता है आपकी विजुअल टेस्टिंग को। क्योंकि जो टेस्टिंग कर रहा है, इंस्पेक्टर बोलते हैं, विजुअल इंस्पेक्टर, उसके लिए एटमॉस्फेयर कैसी है, कैसी कंडीशन में वो किस एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है, वो बहुत मायने रखता है। अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन सूटेबल है तो वो अच्छे से काम करेगा, नहीं तो कंसंट्रेशन उसकी बिगड़ जाएगी। इन्वायरमेंट आपका क्लीन है कि नहीं है, यहाँ पे सरफेस क्लीन था कि नहीं वो चीज़ भी इफेक्ट करता था, डिफेक्ट दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्लीनलीनेस किसके लिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर के रिलेटेड, यानी कि आपका इन्वायरमेंट साफ है कि नहीं है। पॉल्यूटेड होगा, अगर आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होगा तो आपके इन्वायरमेंट में जैसे फॉग वगैरह ये सब रहता है, आपने देखा होगा ठंडियों में
जो दिल्ली में देखा नहीं था कितनी गंदगी हो जाती थी, दिवाली वाले दिन के बाद अगले दिन आप देखते थे पूरा धुआं धुआं रहता था या फॉग हो जाता तो उसमें साफ नहीं दिखता। तो वही इन्वायरमेंटल फैक्टर अगर आपका क्लीन नहीं है तो आप जो विजुअल बंदा जैसे देख रहा है, ये बंदा आईज है इसकी और ये पीस को देख रहा है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट में गंदगी बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूटेड है, तो आप उतना साफ नहीं देख पाओगे। तो ये भी इफेक्ट करता है। और क्या है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। आप मुझे बताओ, मैं आपको चेन्नई ले जाऊँ, आप लोगों में से कोई गया चेन्नई? आप में से कुछ चेन्नई गया? हेलो? नो सर। नहीं गया, ठीक है। मुंबई गया कोई? मुंबई का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि आपको कभी स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती और पूरे 12 महीने जो है वो सीज़न एकदम नॉर्मल रहता है। लेकिन आप जब चेन्नई जाते हो तो चेन्नई में आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता मॉइस्चर है, ज़्यादा पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पर्सपिरेशन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आप इन्वायरमेंट आपके लिए फ्रेंडली नहीं है इतना अच्छा काम करने के लिए। आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो आप कंफर्टेबली काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी बहुत इफेक्ट करती है। और अगर आपकी ह्यूमिडिटी कम है, जैसे देखा होगा आपने कई बार गर्मियों में कूलर चलाते हैं, ठीक है, तो कई बार उसमें क्या होता है, चिपचिपापन आ जाता है। वो चिपचिपापन क्या है, कुछ नहीं है, वो ह्यूमिडिटी है कि आपका मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर एयर में। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और वो हमारे लिए इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती। तो ह्यूमिडिटी कम रहे तो ज़्यादा अच्छा। तो एक मॉडरेट लेवल पे हम ह्यूमिडिटी को रखते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काम करने में दिक्कत रहती है, गर्मी लगेगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। तो इनकी सूटेबिलिटी, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, वो भी इफेक्ट करता है आपके काम करने का, विजुअल इंस्पेक्शन करने में। नहीं तो बंदा अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी जगह पे और टेम्परेचर वाली जगह पे, कंसंट्रेशन उसकी लूज करेगी। अच्छा, इन्वायरमेंट कैसा है, सेफ है कि नहीं है? एक बंदा एकदम, अब आपने देखा नहीं होगा वैसे, बहुत डेंजर वाले एरिया में काम कर रहा है, बॉयलर वाले में, तो वहाँ सेफ नहीं है वो। तो विजुअल इंस्पेक्शन, उसका ध्यान अपनी जान बचाने के लिए ज़्यादा रहेगा, बजाय इसके कि वो जिस पीस को चेक कर रहा हो उस पर। तो उससे गलती होने के चांस ज़्यादा हैं जब वो पीस को चेक कर रहा हो कि वो सही है कि नहीं है पीस, क्योंकि उसे अपनी जान की चिंता लगी है। तो सेफ है कि नहीं है एनवायरनमेंट, वो भी बहुत मैटर करता है। फिर फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन में क्या आता है कि फिजिकल कंडीशन कैसी है, स्पेसिफिक स्पेसिमेन की कंडीशन, स्पेसिमेन बोलते हैं वर्क पीस को ही जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, तो उसकी कंडीशन कैसी है फिजिकल, ठीक है कि नहीं है। शेप और साइज़ कैसा है, बहुत छोटा है तो दिखेगा नहीं, ये बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा है, तो इसको देखने में आपको हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे क्योंकि चारों तरफ से देखना बहुत बड़ा है, और ये बहुत छोटा है आपके लिए, तो आपको हो सकता है दिखे ना इसके अंदर डिफेक्ट छोटा सा। तो शेप और साइज़ कैसी है आपकी प्रोडक्ट की जिसको आप चेक कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। प्रोडक्ट का टेम्परेचर कैसा है, वर्क पीस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप हाथ में होल्ड करके देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो आप उसे उठा के देख सकते हो, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर कैसा है, फिजिकल कंफर्ट, ठीक है। अब ये क्या है कि बॉडी से रिलेटेड फैक्टर। अब फिजिकल कंफर्ट है, बंदे को काम करने के लिए मैं कंटिन्यूस लगा दिया मैंने 1 घंटा, मैं बोला कि भाई सुबह से पीस चेक करने हैं तुझे, तेरी नौकरी 8 बजे स्टार्ट हो गई और रात के 8 बजे तक तू चेक कर रहा है, तो कितने हो गए, 12 घंटे, 12 आवर्स वो कंटिन्यूसली पीस को चेक कर रहा है। हर पीस एक एक करके ये पीस आ रहे हैं और हर एक को विजुअल चेकिंग कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है। और एक बंदे को मैंने अब दूसरी कंपनी में उसी बंदे को क्या किया, बोला 8 से 10 बजे तक तू देखेगा, फिर तुझे थोड़ा ब्रेक देंगे 1 घंटे का, फिर तू 11 से 2 बजे तक देखेगा, और फिर 1 घंटे का ब्रेक ले ले, आधे घंटे का ब्रेक ले ले, 3 बजे से फिर 6 बजे तक देख। अब तुम्हें कौन सा लगता है कि किस में कंफर्ट ज़्यादा है, किस में आराम से बंदा जो चेक करेगा उसमें गलती होने के चांसेस कम है, जिसमें ब्रेक मिल रहा है। यहाँ पे फटीग नहीं आएगा, यहाँ क्या होगा, कंटिन्यूसली काम करने की वजह से फटीग आ जाएगा, और जब फटीग आएगा तो बंदा गलती कर सकता है। कंटिन्यूसली देखो, आप मोनोटोनस फील होने लगता है, आप एक ही काम बार बार कर रहे हो तो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ बचपन, मतलब जैसे आपको दौड़ने के लिए बोलूँ, तो ग्राउंड में आप दौड़ रहे हो, ठीक है, ग्राउंड छोड़ो, आप रोड पे दौड़ रहे हो, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया आपने और दौड़ते जा रहे दौड़ते जा रहे दौड़ते जा रहे हो। अब आप नोटिस करना, अगर मैं घर में बोलूँ, घर में इस साइड दीवार है और इस साइड दीवार है, मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ दौड़ना, छू के दीवार को इधर से इधर वापस आना, फिर वापस ऐसे दौड़ना, छूना है इस दीवार को और ऐसे ऐसे दौड़ना। आपको क्या लगता है कौन सी टाइम में आप ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? आदमी एक ही होगा, आप ही हो। लेकिन आप जब सीधा दौड़ रहे हो तो आप मान लो हो सकता है आप 2 किलोमीटर दौड़ो,
तो यहाँ पे आप सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही दौड़ पाओगे। ये क्यों होता है? ड्यू टू फटीग। आप थर्ड ईयर में हो ना, आपने मेरे ख्याल से मशीन डिजाइन पढ़ा है ना, या पढ़ रहे हो? अभी पढ़ना स्टार्ट किया ना, उसमें आएगा फटीग या एंडोरेंस लिमिट। फटीग या फिर एंडोरेंस लिमिट, तो वो यही है और कुछ नहीं है कि कंटिन्यूसली आपको कंटिन्यूस पीरियड पे रिपीटेडली आपको वही फोर्स दिया जा रहा है या रिपीट हो रहा है आपके पास जो स्ट्रेस लग रहा है। अब प्रोडक्ट में क्या होता है, एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक बार 10 मेगापास्कल का लगा रहे हैं प्लस 10 मेगापास्कल, फिर माइनस 10 मेगापास्कल, इसके बीच में फोर्स को कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हैं। ऐसे अगर मैं ग्राफ में बताऊं तो ये टाइम है और ये स्ट्रेस है, तो ऐसे कंटिन्यूसली वेरी कर रहा हूँ। तो होगा क्या, इसमें आप जब ये पीस है, अगर ये 40 मेगापास्कल झेल सकता था या 20 मेगापास्कल झेल सकता था, तो अभी ये प्लस माइनस 10 लगाने की वजह से, ऐसे रिपीटेड साइकिल लगाने की वजह से 10 मेगापास्कल पे ही फेल हो जाएगा। जबकि ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस लगाता तो ये 10 मेगापास्कल 20 मेगापास्कल तक झेल पा रहा है। ये सिर्फ 20 मेगापास्कल, ये वही वाली बात है जब आप दौड़ रहे हो सीधे। लेकिन जब मैं आपको एक दीवार से दूसरी दीवार छू के वापस आने के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या और रिपीटेडली वही स्ट्रेस लग रहा है, ये वाला स्ट्रेस है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें आप कम स्ट्रेस पे ही आप टूट जाते हो, मटेरियल टू ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप जल्दी थक जाओगे। अगर आप ह्यूमन का केस लोगे तो वही है, और अगर मटेरियल का ले रहे हो तो वही बात मटेरियल पे भी लागू होती है कि वो कम स्ट्रेस पे फिर वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा जब फटीग लगता है। अभी आप मशीन डिज़ाइन पढ़ोगे तो आपको समझा देंगे टीचर। ठीक है, हेल्थ और मेडिकल कंडीशन, मेंटल स्टेट क्या है, फटीग है, वही वाली जो बता दिया, और टेस्ट आइटम्स पोजीशन आपको बताया। हेल्थ, और अगर जो बंदा चेक कर रहा है वर्कपीस को, जिसको आपने रखा हुआ है इस प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उसकी हेल्थ अच्छी है तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो दिक्कत होगी। मेंटल स्टेट कैसी है, बहुत परेशान है तो वो गलतियाँ करेगा पीस को चेक करने में। अगर मेंटल स्टेट अच्छी है तो वो काम भी अच्छे तरीके से करेगा विद फुल कंसंट्रेशन। तो ये चीज़ें इसको इफेक्ट करती है। थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैंने बता दिया। अभी टाइप्स ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन में क्या क्या है, एक है अनएडेड और एक है एडेड। अनएडेड का मतलब विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प। विदाउट एनी हेल्प का मतलब आप ये पीस रखा है और आप खुद डायरेक्ट देख रहे हो। और देख रहे हो का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आईज का इस्तेमाल कर रहे हो, आईज मेजर पार्ट है, लेकिन आप टच, एक मिनट, टच, स्मेल, ठीक है ना, अगले बाकी आपके हियरिंग, हियरिंग करके, ये सारे आप 6 सेंसेस जो भी आपके हैं उनको यूज करके आप अगर देख पा रहे हो, वर्कपीस को चेक कर रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं, आपका ये डायरेक्ट देख रहे हो आप, कोई किसी की हेल्प नहीं ले रहे आप, बीच में कोई हेल्प नहीं ली किसी और चीज़ की, इक्विपमेंट की। जैसे कि आपने कोई शीशा मिरर नहीं लिया, मैग्नीफाइंग मिरर यूज़ नहीं किया, ये मान लो एक ग्लास है या माइक्रोस्कोप है, इसका आपने इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, आप डायरेक्ट देख रहे हो, तो इसीलिए डायरेक्ट देख रहे हो विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी इक्विपमेंट, इसलिए उसे कह रहे हैं विजुअल, अनएडेड विजुअल इंस्पेक्शन, या फिर बोलते हैं डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन, डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन। ठीक है, और एडेड विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन। ठीक है, अनएडेड विजुअल इंस्पेक्शन का क्या मतलब है, एडेड विजुअल इंस्पेक्शन का या इनडायरेक्ट का मतलब, अब आप कोई ना कोई टूल बीच में इस्तेमाल कर रहे हो। ये वर्कपीस है, मैंने मान लो कोई ग्लास इस्तेमाल किया है, ये मेरी आईज है, मैं कोई ग्लास इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल कर रहा हूँ, छोटे पीस को बड़ा करके देख सकूँ, या फिर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या बोरोस्कोप जो मैंने आपको डायग्राम में बताए थे पहले, या फाइब्रोस्कोप, वो क्या है वो अभी नीचे दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे ये देखिए, इनडायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं इट इज परफॉर्म्ड यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको हेल्प चाहिए किसी चीज़ की तब, जैसे रोबोट का इस्तेमाल कर दिया आपने, ये पाइप है आपकी, अब इस पाइप में आप नहीं जा सकते क्योंकि इसके अंदर गैस यूज कर रहे हैं हम, तो आप क्या कर रहे हो, बाहर खड़े हो गए, एक स्क्रीन है आपके पास और उससे आपका एक रोबोट कनेक्टेड है, येलो कलर का मैं दिखा रहा हूँ, ये रोबोट है। ये रोबोट अंदर लाइट फेंक रहा है और वहाँ पे इमेजेस कैच कर रहा है, कैमरा लगा हुआ, वो कैमरा जो है सिग्नल भेजता है इस स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पे आप साफ साफ देख सकते हो अंदर की इमेज। तो आप क्या कर रहे हो, आप इस इक्विपमेंट को, ये बीच में आपका इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हो एक किसी भी प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट देखने के लिए। तो ये सारे क्या होते हैं, एडेड
विजुअल इंस्पेक्शन, जिसमें आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो डिटेक्ट करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को या उसमें डिफेक्ट चेक करने के लिए, ठीक है। इट परमिट्स विजिबिलिटी टू एरियाज विच आर नॉट एसेसिबल टू ह्यूमन आइज, जहाँ पे आप ह्यूमन आइज नहीं देख सकता। मान लो एक पीस है, ये पीस है, इसमें एक छोटा सा क्रैक है जो नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने क्या किया, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया और अब आप, ये आपकी आइज है, आप इसे देख सकते हो, क्योंकि ये अब छोटी सी चीज़ जो है ये थोड़ी बड़ी होके ऐसे दिखाई देगी, तो वो आप इससे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, तो अब वो विजिबल हो गई, एसेसिबल हो गई, ठीक है। विजुअल परसेप्शन क्या है, ये तो खैर जरूरत नहीं है, मैं इसमें एक टर्म बता देता हूँ, विजन एक्विटी। ये जो विजन एक्विटी है वो क्या मतलब है? ट्रांसमीटर करता है और उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि वहाँ डिफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये विजुअल परसेप्शन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने बताया ना आपको, सिर्फ आईज नहीं है, हम यहाँ पे टच, स्मेल, हेयर, बाकी भी यूज़ करेंगे, लेकिन मेजर पार्ट हमारा आई है, इसीलिए हम विजुअल परसेप्शन में आईज का बोल रहे हैं, ठीक है। अब ह्यूमन आईज हैज़ एक्सेलेंट विजुअल परसेप्शन, ह्यूमन आई जो है बहुत अच्छे से विजुअल परसेप्शन कर सकती है। अब ये विजन इक्विटी क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने बोला था 6/6, आप जब जाते हो किसी को स्पेक्स चढ़े होंगे तो वो जरूर रिलेट कर पाएगा कि 6/6 लिखता है डॉक्टर, अगर ठीक होता है तो। ये इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, ये आप खड़े हो यहाँ पे, और यहाँ से 6 मीटर दूर दो लाइनें ऐसे, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि साफ दिखे, ये ऐसे दो लाइनें, और इनके बीच में 1 मिनट ऑफ एंगल बना हुआ है, 1 मिनट ऑफ आर्क, यानी दो लाइन है, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 1 मिनट ऑफ आर्क, 1 मिनट का एंगल है। तो 1 मिनट का एंगल होने से अगर आप ये साफ देख पा रहे हो 6 मीटर दूर खड़े होके, कि भैया 6 मीटर दूर खड़े होके आप साफ देख सकते हो कि ये दो लाइनें, एक लाइन नहीं है। कुछ लोगों को क्या होगा, एक ये लाइन दिखेगी, कुछ को क्या होगा, दो लाइन दिखेगी। जिसको दो लाइन दिखेगी इसका मतलब उसे साफ दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, 6/6 बोलते हैं। इसकी आइज की विजन जो है वो 6/6 है, उसे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, जिसकी आइज खराब होगी उसको 6/4 लिखा होता है, उसका मतलब क्या है, बंदा यहाँ खड़ा है और उसको 6 मीटर की जगह 4 मीटर के पास में ही अगर रखा जाए दो लाइनें, तब वो 1 मिनट एंगल पे, तो वो दो लाइनें अलग से दिख रही हैं, ये दोनों लाइनें उसे अलग से दिख रही हैं। कहाँ दिख रही हैं, 4 मीटर दूर। इसका मतलब 6 मीटर दूर नहीं देख पा रहा है वो, 6/4 देख पा रहा है, इसका मतलब उसकी आइज थोड़ी सी कमजोर हो गई। अब ये टूल यूज हुए थे विजुअल इंस्पेक्शन पे, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं बोल रहा था आपको समझाऊंगा। ये वाले सारे टूल्स यूज्ड इन विजुअल इंस्पेक्शन, पहला देख लो, जैसे ग्लास मिरर, तो आपको मालूम ही है कि मिरर का इस्तेमाल करते हैं कई बार, डायरेक्ट नहीं देख सकते तो मिरर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे डेंटिस्ट करता है, दांत में कीड़ा देखना है या दांत खराब है उसको चेकिंग कराने जाते हो, तो वो मिरर का इस्तेमाल करता है। यार आपकी क्लास कब तक है, 10:20 तक है ना, नेक्स्ट क्लास कब होती है बेटा, नेक्स्ट क्लास कब होती है आपकी, 10:30, 10:40। 10:40, बीच में ब्रेक होता है। यस सर। यस सर। आप बोलो मैं अभी करूं या बाद में कभी कंटिन्यू करूं इसको, क्लास को। आपको ब्रेक भी लेना जरूरी है, नहीं तो फिर वही फटीग आएगा। चलो कोई बात नहीं, आप Yes, जाओ, sir. मैं भी थोड़ा, मेरे को भी तबीयत है, मेरे को जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, मेरी बॉडी में पूरा पेन हो रहा है वापस, इससे पहले कि मेरा हालत ख़राब हो जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ध्यान रखो, क्योंकि मैं अभी पिछले 3 दिन से जा रहा हूँ, मेरे को ना मैं सो पा रहा हूँ ना मैं कुछ और कर पा रहा हूँ। अगर आपको हो गया ना तो आपको डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं टेस्ट कराने गया था, 3-4 दिन के बाद उसका रिजल्ट बता रहे हैं, मगर तब तक क्या करोगे। और मेरी पूरी बॉडी में दर्द है, अभी दवाई लेके मैंने क्लास करी है, नहीं तो मैं लेटा हुआ था, उठा भी नहीं जा रहा था। अभी मेरे वापस पेन होना शुरू हो गया। आप लोग ध्यान रखो, बाहर कम निकलो, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यस सर। ठीक है। मेरी पूरी बॉडी में पेन है ज़बरदस्त तरीके से, नाक बंद है, पता नहीं क्या मैंने क्या क्या कर लिया, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हो रहा है, बुखार नहीं जा रहा है यस 4 सर, दिन से, कॉन्स्टिपेशन खराब है ठीक सर है। बाहर जी। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग अपना ध्यान रखो, क्योंकि ये
क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि मैं अभी टेस्ट कराने गया था तो वहाँ किट भी नहीं है, पता है, किट भी नहीं है, तो प्रॉब्लम Yes, हो जाएगी आप लोगों को, थोड़ा ध्यान रखो। बाकी रिकॉर्डिंग सेव बंद कर दो इसको ऋषभ, और अगली क्लास में हम ये कर लेंगे। मैं देखता हूँ अगर कभी मौका